प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन संख्या 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों के द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में विचार किया गया, यानी कि सोचा गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का निर्णय क्या लिया गया, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा। किसके अनुसार पेड़ लगाएगा? कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर प्रथम कक्षा का विद्यार्थी है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, द्वितीय कक्षा का विद्यार्थी है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 2, और तृतीय कक्षा का विद्यार्थी है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है। फिर क्या कहता है, इसी प्रकार कक्षा 12 तक चलता रहेगा। कितनी कक्षा तक? 12 कक्षा तक। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो कुल पेड़ों की संख्या आपको बताने की कितने पेड़ होंगे। अब देखो, मैं करता हूं कक्षा फर्स्ट, कक्षा सेकंड, कक्षा थर्ड। इसी क्रम में आपके पास में आ जाएगा कक्षा कौन सी? 12। कक्षा 1 का 1 पेड़ लगेगा। कक्षा 1 में 1 पेड़ लगाएगा, 1 अनुभाग। कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 12 का कितना पेड़ लगाएगा? 12। प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितने हैं? 3। अनुभाग कितने हैं? 3। एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? गुणा में 3। एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है तो 3 अनुभाग गुणा में 3। इसी प्रकार इसके गुणा में भी 3 है, इसके गुणा में भी कितना आ जाएगा? 3। यहां तक ठीक हो गई बात। अब मैं इसकी एपी बना देता हूं तो क्या होगा? एपी 3 3 दूनी 6, ये हो गया 9, 2 2 2, और कितने हो गए? 36। अब कुल पेड़ों की संख्या पूछी है। क्या पूछी है? कुल पेड़ों की संख्या, मतलब है योग पूछा है। तो आपके पास में ए का मान तो कितना हो जाएगा? 3। डी का मान कितना हो जाएगा? 6 - 3 बराबर 3। ए एन का मान कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। और आपसे पूछा क्या गया है? एस एन, और एन का मान आपको कक्षा 12 तक दे रखा है तो 12 ही होंगे। एस एन का मान आपसे पूछा गया है, तो एस एन का आपने फॉर्मूला लगाया, क्या होगा? एन बटा 2 ए प्लस ए एन। क्या होगा? ए प्लस ए एन। तो एस एन का मान 12, तो 12 बटा 2, ए का मान हो गया 3 प्लस ए एन का मान हो गया 36। तो आपने क्या लिखा? एस 12 बराबर 6, 3 प्लस 36 का मतलब मैं लिख देता हूं 39। तो एस 12 बराबर आपका कितना हो गया? 6 से गुणा करो, 9 6 54, 5 36 18, और 5 कितने हो गए? 23। 18 और 5 कितने हो गए? 23। तो आपके पास में कितने पेड़ होंगे? 243 पेड़ लगेंगे। टोटल कितने पेड़ लगेंगे? 243 पेड़ हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन संख्या 18 कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए क्या करना है? त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी और 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई पूछी है। आप देखो क्या कहता है, ये आपका डायग्राम है। केंद्र ए से शुरू करते हुए
बारी बारी से आपके पास में अर्धवर्ताकार सर्किल बनाए गए हैं। क्या बनाया गया है? अर्धवर्ताकार सर्किल बनाया गया, जिसमें क्या कहता है, पहले की जो त्रिज्या है वो हमारे पास में क्या होगी 0.5। दूसरे सर्किल की त्रिज्या ये मान लीजिए, ये यहाँ से हो जाएगी बी की, ये हो जाएगी। दूसरे के लिए हमारे पास में इस प्रकार से थोड़ा ये बड़ा आएगा, थोड़ा 1.0 और आगे 1.5 इस प्रकार से बढ़ेगा। तो ध्यान देना भाई, आपको कितने सर्किल बनाने हैं? 13 अर्धवर्ताकार सर्किल बनाने हैं। इसकी कुल कितनी लंबाई होगी वो लंबाई आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले मैं आपके पास में लिख देता हूँ, R1 का जो मान है वो तो आपके पास में 0.5, कितना हो गया 0.5 सेमी, और R2 का मान हो गया 1.0 सेमी, R3 का मान हो गया 1.5 सेमी, और R4 का मान हो गया 2.0 सेमी। इसी क्रम में 13 अर्धवर्ताकार सर्किल बनाए गए हैं। कितने सर्किल बनाए गए हैं? 13 अर्धवर्ताकार सर्किल बनाए गए हैं। इन सर्किल की कुल लंबाई पूछी है, तो n का मान आपके पास में हो गया 13 और आपसे पूछा गया है Sn का मान। देखो अब ध्यान दो, ये आपके पास में इस प्रकार का जो ये पूरा वर्त है, इसने क्या कर दिया, यहाँ से इसको कट करके एक अर्धवर्ताकार सर्किल बना दिया। ये इस प्रकार की आकृति हो जाती है। तो आपके पास में ये जो आकृति एक चक्कर पूरा हो जाता है, इसका तो नाम होता है परिधि, लेकिन इसमें आधा चक्कर पूरा हुआ है, इसका मतलब अर्धवर्त हो गए। तो अर्धवर्त की आपको क्या निकाल दिया, लंबाई। लंबाई निकालनी, इसका मतलब लंबाई का मतलब अर्धवर्त की लंबाई का मतलब क्या होता है, परिधि होती है। तो अपन क्या लिखोगे, प्रथम अर्धवर्ताकार सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई क्या लिखोगे भाई, 2 पाई R1। ये तो हो गया पूरा वर्त, क्या हो गया, पूरे वर्त हो गया। और अर्धवर्त का नाम लिया तो डिवाइड में आप कितना लगा दोगे, 2। तो 2 से आपका 2 कट हो गया, इसका मतलब पाई R1 हो गया पहले वर्त के लिए। तो आपके पास में लंबाई पहले के लिए क्या हो जाएगी, पाई का मान पाई गुणा R1 का मान 0.5, यानी कि 0.5 पाई हो गया। अब द्वितीय अर्धवर्त के लिए लोगे आप, द्वितीय अर्धवर्ताकार सर्पिल की लंबाई कितनी, द्वितीय अर्धवर्ताकार सर्पिल की लंबाई मतलब R1 की जगह R2 आएगा, और R2 का मान क्या है 1, तो पाई गुणा 1 मतलब कितना आ गया, पाई। अब हम करते हैं तृतीय अर्धवर्ताकार सर्पिल की लंबाई, तृतीय अर्धवर्ताकार सर्पिल की लंबाई, तो पाई गुणा R3 आएगा, R3 का मान हो गया 1.5 मतलब 1.5 पाई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहां तक बढ़ना है, 13 अर्धवर्ताकार सर्पिल है, मतलब 13 तक चलना है। तो आप इसकी एपी बनाओगे, क्या बनाना है, एपी। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपके पास 0.5 पाई आ गया, फिर 1 पाई मतलब पाई लिख देता हूं, फिर 1.5 पाई हो गया, 2 डॉट डॉट कहां तक है, 13 पदों तक, 13 पदों तक। आपसे क्या पूछी गई है, कुल लंबाई पूछी गई है। क्या पूछा गया है, कुल लंबाई। तो आपके पास में एपी तो ये हो गई, ये डायग्राम में हटा देता हूं यहां से। तो देखना, ए का मान तो आपके पास में हो गया 0.5 पाई, डी का मान आपके पास में जाएगा पाई माइनस 0.5 पाई मतलब 0.5 पाई हो गया, और एन का मान आपके पास में कितना है, 13 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा, एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला हो गया। एन की जगह आप क्या लिखोगे, 13 लिखोगे, तो 13 बटा 2 गुणा ए का मान कितना 0.5 पाई प्लस 12 13 माइनस 1 गुणा डी का मान 0.5 पाई। तो एस 13 का मान आपके पास में हो गया 13 बटा 2। ये तो आपके पास में पाई 2 को 0.5 से गुणा करोगे 1.0 मतलब 1 पाई आ गया प्लस 6 गुणा 0.5 पाई। तो आपके पास में क्या हो गया, एस 13 बराबर 13 बटा 2, सॉरी 6 नहीं 12 है, तो पाई
गुणा 12 को 0.5 से गुणा करोगे तो 6.0 आ जाएगा, मतलब 6 पाई कर देता हूँ। तो s 13 बराबर कितना हो जाएगा 13/2 गुणा 7 पाई, और पाई की जगह पाई का मान रख दो आप। s 13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुणा 7, पाई का मान हो गया 22/7। 7 से 7 कटोगे, ये एक बार ये 11 बार, तो s 13 का मान हो जाएगा 13 गुणा 11। 13 को आप 11 से गुणा करोगे तो 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 143। तो कुल लंबाई आपके पास में कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर आ गई। कितनी सेंटीमीटर बन गई 143 सेंटीमीटर। तो यह आपके पास में क्वेश्चन संख्या 18 कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 19। ये रफकारी था, इसको हटा देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। उन्नीस का क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है, ध्यान से समझना भैया। क्वेश्चन कहता है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। 200 लठ हैं, उनको एक ढेरी के रूप में रखा जाता है, मतलब एक जगह है 200 लठों की एक ढेरी बना दी जाती है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ हैं। सबसे नीचे वाली जो लास्ट लास्ट पंक्ति है इसमें 20 लठ लगा दिए। उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लठ, यानी कि धीरे धीरे कम करता गया। पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। इस प्रकार से एक एक लठ क्या हो गया, कम हो गया। जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है, 200 लट्ठों कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लठ होंगे। 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा, यानी कि टोटल लठ कितने हैं 200। इसका मतलब एस एन का मान कितना हो गया हमारे पास में बेटा, एस एन का मान हो गया 200। कितना हो गया 200। सबसे जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें कितने लठ हैं 20, फिर उसके बाद में 19, उसके बाद में 18, 2 2 2। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ होंगे ये इसने पूछा है। और अगली पंक्ति में 18 देखिए 200 लठ कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, एन का मान आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि 200 लठ कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। तो देखो आपको ए का मान दे रखा है 20, डी का मान हो जाएगा 19 माइनस 20, डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब आपको दे क्या रखा है, एस दे रखा है, कितनी पंक्ति होगी, यानी कि एन का मान पूछा है। तो एस का सूत्र लगाओगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आपने क्या लगा दिया डी। एस n का मान 200 बराबर n का मान n/2 ही कर दूं, 2 गुणा a का मान 20 प्लस n माइनस 1 और d का मान माइनस का 1। यहां तक ठीक हो गई बात। तो ये तो आपका हो गया 200 n/2, ये हो जाएगा 40, n को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का n, माइनस 1 को माइनस 1 से किया प्लस का 1। तो ये 2 बजे गुणा होकर के यहां आ जाएगा क्या, तो इसको आप लिखोगे 200 गुणा 2 बराबर n, 40 और 1 हो गया 41 और माइनस का n हो गया। कितना हो गया माइनस का n। यहां तक ठीक हो गई बात। आपने क्या लिखा 400 बराबर 41n माइनस का n स्क्वायर। इस n स्क्वायर को उठा करके इधर लेके आओगे तो n स्क्वायर हो गया प्लस का 41 प्लस के हैं, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 41n और प्लस के 400 आपके पास में पहले से है बराबर हो गया 0। यहां तक ठीक हो गया। अब देखना आप इसको आप 3 विधियों से कर सकते हो। कौन सी, श्रीधराचार्य सूत्र, गुणनखंड विधि और पूर्णवर्ग विधि। तो आपने पूर्णवर्ग विधि तो सीखी नहीं थी 9th क्लास में, श्रीधराचार्य विधि आपकी सीखी हुई है।
या कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में आपको बता देता हूं गुणनखंड विधि क्या है। सबसे पहले दोनों बाहर वाली संख्याओं को गुणा करना होता है, ध्यान देना। 400 स्क्वायर हो गया, गुणा करने पर तो 400 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर इस बीच वाला पद आना चाहिए 41। कितना आना चाहिए, 41। ध्यान देना बेटा, गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आया है, इसका मतलब 100% आपको जोड़ना हो। तो कैसे करके देखना, देखो जगत कार्य कर रहा हूं मैं। 400 गुना 1 कितना हो गया, 400। 400 और 1 कितना हो गया, 401 यानी। फिर 400 में 2 का भाग लगा दो, कितनी बार जाता है, 200 बार। 200 गुना 2 बराबर हो गया 400। 400 में 2 जोड़ दो, सॉरी 200 में 2 जोड़ दो, 202 हो गए, नहीं आएगा। अब 400 में 3 का भाग लगा दो, जाता नहीं है। 400 में 4 का लगाओगे 100 बार जाएगा, 100 गुना 4 बराबर 400। 100 प्लस 4 104 होता है, यहाँ 4 नहीं। अब 400 में आप 5 का भाग लगाओ, 8 पंजे 40, 80 गुना 5, 80 प्लस 5 85 होते हैं, यहाँ नहीं है। अब 400 में आप 6 का भाग लगाओ, 6 6 36, बच गया कितना, 400 के अंदर है 6 का लगाओगे 6 6 36, बचा 4 0 4 6 6 36, 6 का जाता नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा। 8 का लगाओ, 8 पंजे 40, 50 गुना 8, 50 और 8 कितने हो गए, 58, ये भी नहीं जाता। फिर इसका लगाओगे आप 9 का भाग 400 में, 400 में 9 का भाग 9 4 36, बच गया 4, नहीं जाता है। 10 का लगाओगे तो 40 गुना 10 400, 40 और 10 कितने हो गए, 50, यहाँ 50 मिलेंगे। फिर आप 400 में किसका लगाओगे, 11 का, जाता नहीं। 12 का लगा करके देखो, 12 2 12 3 36 3 4 0, 12 3 36 3, नहीं जाता है। फिर किसका लगाओगे, 12 के बाद में 13 का, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का लगाओ। 15 का लगाया एक बार, बच गया 5 और ये 2, कितनी बार, 15 दूनी 30 करो, 15 दूनी कितने करने हैं, 30, 0 और ये हो गया कितना, 1, ये 0, ये भी नहीं जाता है। 15 का भी, 15 का नहीं जाएगा तो 16 का लगाओ, 16 का लगाओगे, 16 एकम 16, बच गया कितना, 4 2 24, 16 दूनी 32 कर देता हूं मैं, 32, कितना बच गया, 8 0, 16 पंजो 80, 25। तो आपने लिखा 25 गुना 16 बराबर 400, करके देख लो। 25 को 16 से गुना, 6 पंजो 30, 3 6 दूनी 12 और 3 हो गए 15, 5 और 2, ये 0 ये 0, 3 और 400 हो गया। अब ये देखो कि 25 और 16 होते कितने हैं, 25 और 16 दोनों 6 और 5 11, 3 और 1 4, 41, पूरा हो रहा आपके पास में 41। तो ये आपके पास में गुणनखंड आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा, n स्क्वायर माइनस कोष्टक दे दो, बड़े वाली संख्या को पहले लिखोगे 25n प्लस 16n। बात समझ में आ गई कि गुणा करने पर तो आपके पास में प्लस का 400n स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद 41 आना चाहिए। ये आपका रफ कार्य था, इसको आप हटा दीजिए यहां से। प्लस 400 बराबर क्या हो गया, 0, n स्क्वायर माइनस 25n, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 16n प्लस का कितना हो गया 400 इक्वल 0। दो में से कॉमन ले लीजिए, n कॉमन आ गया, n माइनस 25, इस 2 में से कॉमन। अब याद रखो बेटा, अगर पहली संख्या माइनस की है तो आपको माइनस कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में से आप माइनस का 16 कॉमन ले लोगे, कितना लोगे, माइनस का 16, तो क्या बचेगा, n माइनस 25 बराबर हो गया 0। तो n माइनस 25 आपने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सवाल गलत है या सही है, ये बीच वाला पद सेम आना चाहिए। तो n माइनस 16 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, n माइनस 25 के बराबर 0 लिखा, n बराबर 25, और n माइनस 16 के बराबर 0 लिखा, तो n बराबर 16। तो हमारे पास में पदों की संख्या या तो आएगी 25 या आएगी 16 या 16। तो अब ये देखो कि हमारे क्रम के अनुसार 20 19
18। इस क्रम में हम जा रहे हैं तो क्या लठों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब 25 तो संभव नहीं है, 25 ही संभव नहीं है। तो n का मान हमारे पास में कितना आ गया? 16। तो हमारे पास में पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो गई? 16 हो गई। पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो गई? 16। तो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति, उसमें कितने लठ हैं? तो आपसे सबसे ऊपर वाली पंक्ति का मतलब कितना है? ए 16 का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? ए 16 का मान पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, n का मान तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ हैं? तो इसका मतलब ए 16 का मान पूछा गया है। तब आप यहाँ फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए 16 बराबर हो जाएगा a + 15d। तो a 16 बराबर हो गया a का मान 20 + 15 गुना d का मान -1। तो a 16 बराबर हो गया 20 - 15, a 16 बराबर हो गया 5। तो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें 5 लठ हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लठ हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ होंगे? 5 लठ होंगे। यही आपसे पूछा गया है। यहां तक की बात हो गई आपके पास में कंप्लीट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 20। चलो ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक आलू दौड़ है में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। एक आलू दौड़ है जो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पे इसने क्या रख रखा है? एक बाल्टी रख रखी है। क्या रख रखी है? एक बाल्टी। ये आपके पास में बाल्टी रख रखी है और ये बाल्टी है जो प्रारंभिक का आलू है, यानी कि प्रारंभ में जो आलू है उससे 5 मीटर की दूरी पर रख रखी है। कितने मीटर की दूरी पर रख रखी है? इसको 5 मीटर की दूरी पर रख रखा है। फिर क्या कहता है? जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। और अन्य आलू हैं वो क्या है? 3-3 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 3 मीटर। अगला आलू यहाँ आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 3 मीटर। आगे अगला आलू यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आलू कितने रखे गए हैं? 10 आलू। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है। प्रत्येक प्रतियोगी मतलब है कोई प्रतियोगी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाएगा, पहले आलू को उठाएगा और उठा करके इसको यहाँ से उठा करके किस में डाल देता है? बाल्टी में डाल देता है। इसका मतलब बाल्टी में डालने के लिए यहाँ से चला, 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर वापस आएगा। कितना मीटर चलना होगा? पहले प्रतिभागी को 10 मीटर। दूसरे प्रतिभागी की बात आती है, यहाँ बाल्टी से शुरू होगा, यहाँ से इस प्रकार जाएगा, 5 और 3 8 जाएगा, 8 वापस आ जाएगा। कितना हो गया? 16। तीसरा क्या हो जाएगा? 8 यहाँ तक हो गया, 3 ये हो जाएगा, 8 3 11, 11 जाएगा और 11 आ जाएगा 22। तो कुल कितनी दौड़ लगानी होगी? टोटल दौड़ मतलब है, ध्यान देना भाई, एन का मान तो हमारे पास में हो गया 10 तो आलू है और स्टार्ट कहां से की? इसने एपी बना देता हूं मैं इसकी। पहला है 5 गुना 2, पहला प्रतिभागी। दूसरा प्रतिभागी यहां से यहां तक आएगा तो जाएगा 8 गुना 2। 2 गुना में क्यों लगाते हैं? एक बार जाता है, एक बार वापस आता है। तीसरा 11 गुना 2 और चौथा 11 और 3 कितने हो गए? 14 गुना 2। इस प्रकार से कितने आलू उठाता है? 10 आलू। तो 10 16 22 28 2 2। तो ए का मान हो गया 10, डी का मान हो जाएगा 16 - 10 बराबर हो गया 6 और एन का मान हो गया 10। एस एन का मान आपसे पूछा गया है, यानी कि कुल कितनी दौड़ें करनी होगी, एस एन का मान पूछा है। तो एस एन का आपने सूत्र लगाया, क्या होगा? n/2 2a + n - 1 × d।
तो एस एन का मान 10, 10 बटा 2, 2 गुना ए का मान हो गया 10 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुना डी का मान हो गया 6। तो एस 10 बराबर क्या हो जाएगा 5, 20 प्लस 9 गुना 6। तो क्या लिखोगे आप, एस 10 बराबर 5, 20 प्लस 9 को 6 से गुना किया 54। तो एस 10 बराबर क्या हो गया 5 गुना 74। एस 10 बराबर 5 4 20, 7 3 जो 35 2 37, 370 मीटर की दौड़ लगानी होगी। कुल कितने मीटर की दौड़ लगानी होगी, 370 मीटर की दौड़ आपको लगानी होगी। तो ये आपके पास में आपकी 5.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि आपकी 5 की एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो गई। 5.4 है ऐच्छिक है, उसमें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 5.1, 5.2 और 5.3 आपकी कंप्लीट हो गई है, मतलब 5 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपको आज 4 या 5 दिन बाद में अगले संडे को, मतलब आप जो संडे आएगा उस समय हम क्या करेंगे, आपको चेक करने के लिए आएंगे। उस समय आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आपको क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तो आप सही तरीके से उसको तैयार कर लेना, यानी कि एक प्रकार से आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। आगे का काम हम कल करेंगे।